चलिए खबरें अब विस्तार से। सोनिया गांधी ने रायबरेली लोकसभा की जनता को एक पत्र लिखा, बताया कि अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते आगे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस निर्णय के बाद मुझे अपनी सीधी सेवा अवसर नहीं मिलेगा और बताया कि यह तय किया गया है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक आप लोगों ने संभाला है। साथ ही लिखा कि बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह, जल्द ही मिलने का किया वादा। तो सोनिया गांधी ने पत्र लिखा, अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, परिवार को संभाल लीजिए। सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता को लिखा है ये पत्र। बोली, अपने फिरोज और इंदिरा गांधी को रखा याद। किसानों ने दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया है। बॉर्डर पर अब ग्रीन डालकर पक्का करने का काम किया जा रहा है। इसी बीच बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में टिकरी बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ अब स्कूली छात्र छात्राओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बॉर्डर पूरी तरह से बंद किया जा चुका है और अब यहाँ कोई भी वाहन नहीं आ सकता। ऐसे में लंबी कतारें लगने शुरू हो गई हैं, जिसके चलते छात्र छात्राओं को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कि रास्ता जाम हो गया है। रास्ता जाम हो गया। हाँ। पहले कैसे आते थे? पहले बच्चे आते थे। बस बच्चे आते थे। बस नहीं आ पा रही है। अब बस नहीं आ पा रही है। टाइम लगता है, देर होती है। टाइम लगता है, आधे घंटे लगते हैं मैक्सिमम। आधा घंटा टाइम लगता है। एग्जाम चल रहे थे? एग्जाम नहीं चल रहे। 7 के एग्जाम 9th के हैं और 10th के हैं। 9th 10th 11th 12th 4 के हैं। सर, हमें आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है और हमारी पढ़ाई में भी बाधा आ रहा है। अच्छा, पहले कैसे आते थे? पहले ऑटो से आते थे। अब ऑटो यहाँ तक आ रहा है पहले? नो सर, मैं बोलता हूँ ना, पैदल आ रहे हैं। तो ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां छात्र छात्राओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बॉर्डर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से छात्र छात्राओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के प्रदर्शन का आसार हर तरफ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से टिकरी बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और टिकरी बॉर्डर को बंद करने की वजह से छात्र छात्राओं को ज्यादातर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस समय लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। चलिए आपको सीधा वहां लेके चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एसपीसीएल के अधिशासी निदेशक श्री राजीव गोयल जी, अध्यक्ष सेवा समर्पण संस्थान श्री जितेंद्र अग्रवाल जी, आज का इस समारोह जिनके मार्गदर्शन में यहां पर आज संपन्न हो रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक माननीय श्री अनिल जी, प्रांत प्रचारक माननीय कौशल जी, स्थानीय विधायक श्री अम्बरीश रावत जी, पूर्व मंत्री और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनवासी कल्याण आश्रम श्री मनीराम पाल जी, आज के इस समारोह में उपस्थित लखनऊ के सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों एवं प्यारे बच्चों, सीएसआर की निधि का बेहतर उपयोग कैसे हो सकता है, बनवासी कल्याण आश्रम के तत्वाधान में संचालित सेवा समर्पण के इस प्रकल्प के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के माध्यम से इसकी एक झलक देखने को मिली है। मैं एसपीसीएल परिवार को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए सेवा समर्पण संस्थान और इससे लाभान्वित होने वाले बच्चों के प्रति हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि उनकी परंपरागत विधा को और प्रतिभा को उजागर करने के लिए आर्चरी का एक मॉडर्न सेंटर यहां पर
सड़कों के माध्यम से बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र यह भी बनकर के तैयार होगा और न केवल बनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए बच्चे बल्कि लखनऊ के अन्य उन बच्चों को भी इसके माध्यम से जानने, सीखने और इस प्रतिभा को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। हमारा बनवासी समाज इस देश का अतीत की परंपराओं का वाहक है। धरती को माता मान करके माता भूमि पुत्रोहम प्रतिज्ञा के दिव्य भाव के साथ आज भी भारत की अनन्य संस्कृति को वह न केवल लेकर के चल रहा है बल्कि उसके माध्यम से वैश्विक समुदाय को एक नया संदेश भी देता है कि अगर प्रकृति और परमात्मा के बीच में समन्वय नहीं होगा तो प्रलय तो जरूर आएगा। उससे बचाना है जिसकी तमाम प्रकार की विकृतियां हम सबको देखने को मिल रही है। कभी ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से, कभी कोल्ड वेव के माध्यम से, कभी अतिवृष्टि के माध्यम से, कभी अनावृष्टि के माध्यम से, यानी तमाम ऐसी विकृतियां को हम सब सामना कर रहे हैं, पूरी जीव सृष्टि सामना कर रही है। तो हमें भारत की वन्य परंपरा के साथ जोड़ना पड़ेगा। अरण्य संस्कृति को कहीं ना कहीं पुनर्जीवित भी करना पड़ेगा, पुनर्स्थापित भी करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पहले मैं कल ही गोरखपुर के एक वन्य गांव में गया था और मुझे प्रसन्नता होती है कि आजादी के बाद पहली बार जब 2017 में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई थी, तब हम लोगों ने आजादी के 70 वर्षों के बाद उनको वास्तविक आजादी मिल पाई थी, जब उनको राजस्व गांव का दर्जा दिया गया, उनको वोटिंग राइट मिली। जिन गांवों में एक भी मकान नहीं था उनको जमीन के पट्टे देने के साथ साथ 100% सिचुएशन के लक्ष्य के साथ हमने काम किया। और कल मुझे उस गांव में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने देखा क्या प्रफुल्लित थे लोग, उनके चेहरे की खुशी बताती थी कि हां, डबल इंजन की सरकार ने उनके हितों के लिए कार्य किया है और वे भी इस समाज और व्यवस्था की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके अत्यंत प्रफुल्लित थे। मुझे सोनभद्र कई बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 15 नवंबर की तिथि भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती के कार्यक्रम को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आज सरकार इसके लिए बहुत सारा कार्य कर रही है। जनजातीय परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए जगह जगह म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। हम उन परंपराओं को धरोहर के रूप में सुरक्षित रख सकें, बता सकें, समय के अनुरूप इसको आगे बढ़ा सकें। इसके लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार को एक गौरव प्राप्त है कि वन्य गांवों को मान्यता देने के साथ ही मुसहरो, थारू, कोल, चेरो, बुक्सा, सहरिया, ये जितनी भी जातियां हैं, गौड़, 100% सिचुएशन, इन्हें जिनके पास जमीन नहीं होगी जमीन का पट्टा मिलेगा, जिनके पास मकान नहीं होगा मकान मिलेगा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं होगा राशन कार्ड मिलेगा, जिनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं होगा आयुष्मान का कार्ड मिलेगा। शासन की जिन भी योजनाओं को अब तक पहुंचाया नहीं गया होगा उन तक हर हाल में योजना पहुंचनी है। यह कार्यक्रम हमारा पूरे प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रहा है, क्योंकि पहला अधिकार अगर धरती माता को देता है तो धरती माता के इन वारिद पुत्रों को सबसे पहला अधिकार प्राप्त होना ही चाहिए शासन की योजना में। और इसके लिए सरकार पूरे युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ में भी श्री राम बनवासी छात्रावास की स्थापना 1984 में होती है और गोरखपुर में भी
श्री राम बनवासी छात्रावास की स्थापना 1984 में हुई और 84 में जब हुई थी गोरखनाथ मंदिर के ही प्रांगण में इसका प्रारंभ हुआ था। पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां पर कोई जा नहीं सकता था, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और उन सभी क्षेत्रों में जहां जाना दूभर था, परमिट सिस्टम था। एक वो सरकार थी जिसने परमिट सिस्टम के माध्यम से भारत के भूभाग को शेष भारत से अलग करने की कुत्सित साजिश की थी और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सानिध्य में संचालित होने वाला सेवा समर्पण संस्थान का श्री राम बनवासी छात्रावास का एक कार्यक्रम है, प्रकल्प। वहां के बच्चों को ला करके शेष भारत के साथ जोड़ करके, राष्ट्र और समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके राष्ट्रभक्ति का जो प्रचंड ज्वार इन्होंने पैदा किया, आज उसका परिणाम है। आप पूर्वोत्तर की किसी भी राज्य में जाइए, वहां जाकर के हम देख सकते हैं कि उन बच्चों के मन में भारतीयता के प्रति कितना अनुराग है, कितना प्यार है। जो लोग बहकाने वाले थे, समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से उन्हें तोड़ने वाले थे, वे बेनकाब हुए और आज पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके आत्मगौरव की अनुभूति करता है और यह मानता है कि हम भी भारत के हिस्से हैं और भारत के प्रति यह भाव हम सबको। अरुणाचल में आप जाइए, नागालैंड में जाइए, क्या भाव देखने को मिलता है। हर व्यक्ति अपने संबोधन में जय हिंद बोलता है। हम जब नमस्ते बोलते हैं या कोई अन्य ऐसा संबोधन हमारा होता है, उनका संबोधन जय हिंद से होता है। यानी यह भारत को जोड़ने का एक बड़ा कार्य है और यह उन्हीं प्रचारकों ने, उन्हीं लोगों ने किया है जिनका पूरा जीवन राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित है। आज का एक कार्यक्रम हर एक उद्यम को सरकार की व्यवस्था का हिस्सा है। उनको अपनी इनकम का 2% भाग इस प्रकार के सामाजिक प्रकल्पों के लिए खर्च करना है। और मैं धन्यवाद दूंगा HPCL को और हडको को कि उन्होंने सेवा समर्पण संस्थान के इन जनजातीय बच्चों के छात्रावास के लिए और आर्चरी के इस बेहतरीन केंद्र के लिए अपनी CSR निधि का उपयोग यहां पर किया है। इसको आगे बढ़ा करके और भी एक भव्य स्वरूप प्रदान करने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति, इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सेवा समर्पण संस्थान को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो मेमोरेंडम उन्होंने मुझे उपलब्ध करवाया है या जो भी उनकी अपेक्षाएं इस डबल इंजन की सरकार से है, वे सभी अपेक्षाएं सरकार पूरी तरह पूरा करने के लिए पूरी तरह। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर यूपी में सियासत का पारा हाई है, जिसको लेकर इंडिया वॉइस के यूपी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बीजेपी ने आज 8वें प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और नामांकन भी करा दिया है संजय सेठ का। तो हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी। जिनसे बात करते हैं कि किस तरह 8वें कैंडिडेट को आप जिताएंगे, क्या लग रहा है, क्योंकि विधायकों की संख्या और होनी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में विकास की यात्रा जो चाहता है, जनता चाहती है, नेता चाहता है, तो मोदी योगी की जो विकास यात्रा चली है उस पर सारे लोग सवार होना चाहते हैं। इसलिए जो 7वें के बाद 8वां कैंडिडेट है, निश्चित रूप से उसकी भी जीत होगी, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि सत्ता के साथ रहें और सत्ता से लोगों को सुख और शांति दें, समृद्धि दें और सुरक्षा दें। और ये तीनों तभी संभव है जब उनका, तो आज संजय सेठ सबके पसंद भी हैं, पहले भी राज्यसभा रहे हैं, सभी लोगों को संबंध भी हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग 8वां सीट भी जीतेंगे। जयंत चौधरी के बाद स्वामी प्रसाद की नाराजगी देखी जा रही है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है सपा में, और पल्लवी पटेल भी नाराज लग रही है। इसके बावजूद भी सपा कह रहे हैं कि पार्टी की मजबूती में कोई कमी नहीं आई। क्या लग रहा है? अब इसके बारे में तो वही बता सकते हैं, दोनों लोग निजी के हैं। निश्चित रूप से कुछ विचारधाराएं होती हैं कि किसी के बयान से किसी विचारधारा को ठेस पहुंचता है, किसी को फायदा पहुंचता है। तो जिससे फायदा पहुंचता है, जिससे ठेस पहुंचता है, वो विरोध में आता है। तो आज के दिन में ये नो के निजी भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के
वो निजी आपस में मामले हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि संभाल नहीं पा रही समाजवादी पार्टी, सभी लोगों को संभालना चाहिए, और जब संभालेंगे नहीं तो निश्चित रूप से आदमी अपने संभालने के लिए किसी का सहारा लेगा ही लेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सभी लोग समर्थन में आ रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत हम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या लग रहा है कि जिस तरह से जो है 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं और जीत का दम भी सपा भर रही, तो क्या लगता है जिस तरह से सपा के विधायकों 111 विधायक की ज़रूरत है और उसमें 2 कांग्रेस के हैं और मौजूदा 108 विधायक सपा के हैं, तो इनको ज़रूरत है, तो क्या लग रहा है कि नैया इस तीनों प्रत्याशियों के पार हो सकती है? नहीं, उन्होंने जो पर्चा भरा वो गलत पर्चा, जब उनके पास था ही नहीं कुछ तो भरना नहीं चाहिए था। और देखिएगा, हमको लगता है कि अभी 18 तारीख टाइम है और पर्चा वापसी का हमें पूरा उम्मीद है कि हारने से बेहतर होगा, पर्चा वापस ले लेंगे। जी बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी का कहना है कि जिस तरह से जो बयानबाजी हो रही है उससे कहीं ना कहीं सपा में अंतरकला भी है, और साथ ही साथ जो 3 नाम दिए गए हैं सपा की तरफ से उसमें भी पर्चा किसी न किसी का वापस हो सकता है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही का एक मामला सामने आया है। बता दें कि विद्युत लाइन खराब होने की वजह से लाइनमैन विद्युत पोल पर चढ़कर लाइन सही कर रहा था। वहीं इस दौरान लाइनमैन के शटडाउन मांगने पर गलत शटडाउन दे गया, जिसकी वजह से हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से विद्युत पोल पर से गिरकर लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही लापरवाही कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की परिजनों को आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर बलिया से है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में एक युवती एक युवक को पीटते हुए नजर आ रही है और काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। वहीं इस पूरे मामले में बाइसेड सीओ का कहना है कि वायरल वीडियो में एक युवती से लड़ाई झगड़े करने का एक मामला सामने आया है और उसका मोबाइल भी तोड़ देता है। साथ ही कहा कि पीड़ित ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक के द्वारा एक युवती से लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है और उसकी मोबाइल भी तोड़ दी जाती है। मौके पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। घटना के उसी दिन दिनांक 10 फरवरी 2024 को पीड़िता की तहरीर के आधार पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।